नमस्कार। नमस्कार। बात फिर बिहार चुनाव की और उससे जुड़े मुद्दों की। इस बार ये देखने को आ रहा है कि बिहार चुनाव में मूल मुद्दे हमेशा की तरीके से लापता होते चले जा रहे हैं। बिजली पानी नाम है, लेकिन इसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं, मूल मुद्दे, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक के हों, चाहे वो रोजगार के हों, मैं बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, या उद्योग धंधे की हो या शिक्षा की हो। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे शिक्षा की। बिहार में शिक्षा की हालत बहुत बुरी रही है और उस बुरी हालत में आलम यह है कि प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक कोई पुरसा हाल नहीं है। शुरुआत के दौर में नीतीश कुमार के शासन में यह देखा गया था कि बच्चियों को जब साइकिलें बांटी गईं और क्रम किए गए तो लगता था कि कुछ सुधार होगा और लालू यादव के उस दौर से मुक्ति मिलेगी जिसमें शिक्षा का कोई बहुत योगदान नहीं किया गया था। लेकिन धीरे धीरे ढाक के वही तीन पात, कुछ आगे काम नहीं हुआ और आज आलम यह है कि बिहार में शिक्षा के लिए, यानी कि 10वीं के बाद की शिक्षा के लिए ही लोग भटकने लगे हैं। बच्चों के अभिभावक भटकने लगते हैं कि उनके बच्चों को कहाँ कोचिंग दिलाई जाए, कहाँ आगे की पढ़ाई कराई जाए, कैसे उन्हें कोटा भेजा जाए, कैसे उन्हें लखनऊ भेजा जाए, कैसे उन्हें दिल्ली भेजा जाए और अन्य जगहों पर। और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई के लिए तो बाहर जाना मजबूरी है, क्योंकि बिहार में उस तरीके के इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है। ये सब हो रहा है और आज भी हो रहा है और ये माना जाता है कि 50 से 60 हजार करोड़ रुपया बिहार के जनमानस का बाहर के राज्यों में पढ़ाई के नाम पर चला जाता है। आखिर ऐसा क्या है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर, जिस पर निवेश किया जाना चाहिए, शिक्षा पर निवेश किया जाना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हैं, जो इस जगत के जाने माने नाम हैं। बिहार में अक्सर इन मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज उठाते रहे हैं। प्रोफेसर नवल जी, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्या वजह है? मैं एक एक मुद्दे को बहुत साफ तरीके से, फोकस तरीके से जानना चाहूंगा कि पिछले 30 सालों में, क्योंकि 15 साल पहले लालू जी के और उसके बाद के नीतीश कुमार के जितने मैंने देखे, जितना मैंने समझा, शुरुआत के 15 साल में तो एक सामाजिक समीकरण के नाम पर जो काम हुआ वो हुआ और अन्य क्षेत्रों में काम नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर बुरा रहा, बाकी और चीजें बर्बाद होती गई, जंगल राज की बात आई वहां पर। लेकिन उसके बाद भी जो सतर्कता दिखनी चाहिए शिक्षा की ओर पे, वो नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है कि आज बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है? अब भूमिका के तौर पर श्रीवास्तव साहब, आपने जो बातें कही हैं और जो मूल स्थापना आपकी है, मेन हाइपोथेसिस, उससे मैं सहमत हूं। बिहार में शिक्षा की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है और जब मैं यह कहता हूं वर्तमान स्थिति, तो समयावधि पिछले 15 साल का की तो है ही, उसके पहले की 15 साल की समयावधि जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी के शासनकाल की है, वह भी है। स्थिति अच्छी नहीं है, यह तो मैं सहमत हूं। लेकिन चिंता तब होती है जब पिछले 15 साल के शासनकाल को हम देखते हैं, क्योंकि इस पिछले 15 साल के शासनकाल में माननीय नीतीश कुमार जी सत्ता के शीर्ष पर रहे, मुख्यमंत्री रहे। मांझी जी को बीच में उन्होंने लाया था, वो अल्पावधि थी और उसको मैं भी नीतीश शासन का हिस्सा मानता हूं। आपने स्वयं कहा, लालू जी ने शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी, सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। तो वहां शिकायत थी, लेकिन उस शिकायत से अधिक शिकायत और चिंता
नीतीश जी के शासनकाल के होते, क्योंकि नीतीश जी शिक्षा की दृष्टि की दृष्टि से जो उनका सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उस दृष्टि से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हम अधिक अपेक्षा करते थे शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जिस बात की आप चिंता कर रहे हैं और चिंता जता रहे हैं और जिसे मैं सहमत हूं, वह है कि गुणात्मक शिक्षा की क्या स्थिति। परिमाणात्मक दृष्टि से भी जितनी वृद्धि हुई है वो कम है उस तुलना में जो तुलना आप जनसंख्या की दृष्टि से। अगर बिहार की जनसंख्या देखी जाए तो परिमाणात्मक दृष्टि से भी शिक्षा में वृद्धि होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधाओं में बढ़े। लेकिन चिंता अधिक होती है तब जब हम देखते हैं कि क्वालिटी क्या है, गुणात्मक दृष्टि से शिक्षा की, और वह स्थिति चिंता ही नहीं देती है, बहुत ही चिंता होती है। यही कारण है कि आप 10वीं के बाद की बात कर रहे थे। मैं तो कहता हूं कि जो समर्थ हैं आज स्कूल स्तर पर बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, भले वह संख्या कम है, लेकिन 10वीं के बाद तो स्थिति अत्यंत खराब है। उसका एक बड़ा कारण है कि यहाँ जो स्थिति है इंटरमीडिएट एजुकेशन की और उसके बाद डिग्री एजुकेशन की, खास करके टेक्निकल एजुकेशन की, वो अच्छी नहीं। एक जमाना था जब पटना सहित राज्य के विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी। आज एक नीति के तहत पटना यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट की शिक्षा को अलग कर दिया। यही नहीं कि शिक्षा का स्तर इंटरमीडिएट और डिग्री लेवल में इतना गिर गया कि छात्रों को, छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हैं और जिनके लिए संभव है वो बिहार से बाहर जा रहे हैं। आपने ठीक ही कहा, 50 से 60 हजार करोड़ बाहर जा रहा है, कोटा और अन्य क्षेत्र जगहों में। यह सच है कि यहाँ टेक्निकल एजुकेशन का विकास उस तरह नहीं हुआ जिस तरह से दक्षिण भारतीय राज्यों में हुआ। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर टेक्निकल एजुकेशन, इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल आते हैं, उनके लिए के बच्चियां बाहर जाने लगे। आपको मैं यह भी बताऊं कि जो बीएड एजुकेशन है, जो एजुकेशन का है, उसमें भी स्थिति अच्छी नहीं। हाल के दिनों में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आए एजुकेशन की क्षेत्र में, लेकिन वहां शिक्षा का स्तर इतना कम है कि यहाँ के छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। इसीलिए स्कूलों को क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिल पाए, उनकी नियुक्तियों में देर हुई, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो ये तो स्थिति है। अगर विश्वविद्यालय शिक्षा की बात करें, जैसे मैं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हूं, तो वह भी स्थिति अच्छी। एक तो स्कूली एजुकेशन का स्तर इतना नीचा है कि स्वाभाविक रूप से जब आधार कमजोर होता है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन भी कमजोर हो जाता है, उसका स्तर है। आखिर सवाल ये है कि ये प्राइमरी एजुकेशन पे भी जो काम होना चाहिए वो क्यों नहीं हो सकता। मुझे याद पड़ता है कि एक मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, नीतीश कुमार जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही संभवतः, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट वगैरह भी आ गई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चली गई, उस पर बहुत सारा काम नहीं हुआ। क्या कारण है उसके? आप उसका मूलभूत कारण क्या समझते हैं? देखिए, मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में और तत्कालीन शिक्षा सचिव, शिक्षा आयुक्त के मेंबर सेक्रेटरी के रूप में जो रिपोर्ट आई, जिसमें अनिल सदगोपाल भी एक सदस्य थे, उसको सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया।
मैंने इस सवाल को बार बार उठाया है और प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री से मैंने पूछा है, मंचों से, जिसको सार्वजनिक मंचों से। मुख्यमंत्री इस सवाल को हमेशा टालते रहे और आप जानते हैं शासन प्रशासन का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, अगर उसको वो स्वयं गंभीरता से नहीं लेते तो फिर उसके लागू होने की संभावना नहीं के बराबर होती है, और मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसका एक पॉसिबल रीजन साधनों की कमी हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि साधन से अधिक उनकी इच्छा शक्ति का प्रश्न है। मुख्यमंत्री ने जिस कार्य को अपने हाथ में लिया उसके लिए साधन भी उन्होंने मुहैया कराया, इसके प्रमाण हैं। लेकिन शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयोग जिसको उन्होंने बनाया था, और मैं उसका साक्षी हूं, मेरे सामने में एक सेमिनार में उन्होंने मुकुंद दुबे जी को इसके लिए आग्रह किया और मुकुंद दुबे जी ने हमको शेयर किया, आप दिल्ली में उनसे बात कर सकते हैं, और रिपोर्ट आई। तो अगर मुख्यमंत्री चाहते तो यह जो समान शिक्षा आयोग की अनुशंसाएं लागू हो सकती थी, और अगर यह लागू होती तो जो सरकारी स्कूल में शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा है, उसका स्तर स्वाभाविक रूप से ऊंचा उठता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं इसको राजनीतिक कमी मानता हूं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी मानता हूं। मुख्यमंत्री ने अपने कारणों से, वह बेस्ट जानते हैं कि क्यों नहीं किया, लेकिन इसको उन्होंने लागू नहीं किया। क्या इसे आप राजनीतिक कारण मानते हैं या कुछ और मानते हैं? देखिए, मैं इसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तीनों कारण मानता हूं। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिसीजन है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है। आप कहेंगे तीनों को आप अलग अलग करके कहें, तो मैं आपको कहूंगा आर्थिक रूप से संसाधन की व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए सरकार यदि चाहे तो रिसोर्स मोबिलाइज कर सकती है। बिहार की सरकार कहती रही है और उसके प्रमाण भी वह देती रही है कि बिहार में आर्थिक वृद्धि दर काफी ऊंची है, राष्ट्रीय स्तर से ऊंची वृद्धि दर है। तो अगर बिहार में पिछले 15 साल में आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है, 16-17% तक है, तो संसाधन पैदा हो रहे हैं समाज में, राज्य में। इसका दोहन क्यों नहीं सरकार ने किया? इस रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्यों नहीं किया? और शिक्षा जैसे क्षेत्र पर खर्च करने के लिए तो उसका औचित्य था और उसमें समाज साथ दे सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो इसका राजनीतिक इच्छा शक्ति उसमें नहीं थी, सामाजिक दृष्टि से उसने इसे सीमित रखा। मैं लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस राज्य का 50-60 हजार करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, अगर वो उसी राज्य में रहता तो उस पैसे से और बहुत सारे पैसे से उस खर्चे का काम चल सकता था या स्थितियां हो सकती थी। तो माध्यमिक शिक्षा, मतलब प्राइमरी के बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा, दोनों में ही बहुत पीछे रह गया बिहार। यही तो मैं कह रहा हूं, आपने मेरी ही बात का समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से किया है। आप यह कह रहे हैं जो मैं भी कह रहा था कि साधन है। जब यहां से साधन बाहर जा रहा है तो समाज में साधन है, आर्थिक साधन है। जरूरत इस बात थी कि उस साधन को मोबिलाइज किया जाए, और यह मोबिलाइजेशन कौन करेगा? सरकार करेगी। उसके कई तरीके हो सकते थे, एक तरीका टैक्सेशन का था, दूसरा तरीका था कि वो विभिन्न तरीके के स्कूल बनाते जहां एजुकेशन सेस लगाते, खास करके उन वर्गों पर एजुकेशन सेस लगाते जिन वर्गों के पास आर्थिक वृद्धि का सबसे अधिक लाभ पहुंचा था। लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। और मैं एक बात और कहूं जो गंभीरता से लेने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है
कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी बिहार को सामंती आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ से निकालना नहीं चाहते थे। यह सही है कि मैं माननीय नीतीश कुमार जी को मानता हूं कि वो उस सामंती सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था से निकलने की छटपटाहट उनमें है, लेकिन वो उसे पूरी तरह निकल नहीं पा रहे हैं। बिहार में इसके लिए इच्छा शक्ति की आज भी कमी है। आज भी पूरी तरह सामंतवाद का जो तत्व है अर्थव्यवस्था में, समाज में, उसके वैल्यू सिस्टम में नहीं समाप्त हो पाया है। और यही कारण है कि यह नहीं चाहते कि एक ऐसा समाज पैदा हो जो उन सत्ता पर प्रश्न कर सके, जो जाति और धर्म की राजनीति पर सवाल उठा सके, एक मॉडर्न डेवलपमेंट की तरफ बिहार को ले जा सके, क्योंकि इनके निहित स्वार्थ है। यह गंभीर आरोप है, मैं जानता हूं इस बात को, मैं गंभीरता से कहता हूं, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 30 साल का शासन, निश्चित रूप से उसमें ट्रांजिशन हुआ है। जो पहले की जो शासन प्रशासन की व्यवस्था थी, जो अभिजात वर्ग के पास थी, उसे निकल के बिहार इंटरमीडिएट सोशल एंड इकोनॉमिक क्लास के पास आया है। लालू जी और नीतीश जी दोनों इंटरमीडिएट सोशल इकोनॉमिक क्लास को बिलोंग करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। लेकिन वास्तविक सत्ता का हस्तांतरण बिहार में इस वर्ग, सामाजिक आर्थिक वर्ग के पास तभी जाता जब उसको शिक्षा से लैस किया जाता, और यह संभव नहीं हुआ। लेकिन खतरा यह है कि अगर शिक्षा से लैस किया जाएगा और उसमें उनकी आधुनिक दृष्टि होगी, तो वो लालू जी के डायनेस्टिक रूल को भी चैलेंज करेंगे और नीतीश कुमार जी के अधिनायक वाद का भी करेंगे। यह गंभीर आरोप है, लेकिन मैं गंभीर हूं, ये दोनों को क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो मॉडर्न सोसाइटी होगी, जो नया वर्ग पैदा होगा, ये इंटरमीडिएट कास्ट का, अगर वो प्रॉपरली एजुकेटेड होगा, तो वो सत्ता के केंद्रीकरण का, वो भले सत्ता एक परिवार के में सीमित हो या व्यक्ति में सीमित हो, दोनों को चुनौती देगा, और इससे सत्ता को खतरा पैदा होगा। और जब मैं सत्ता की बात करता हूं, तो शासन की भी बात करता हूं और प्रशासन की भी बात करता हूं, और लेकिन दोनों में निहित स्वार्थ है। और ये मैं एक सामाजिक सोशल साइंटिस्ट के रूप में कह रहा हूं, ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं मानता हूं ये अंडर करंट है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन जो रूलिंग क्लास के पक्ष में नहीं है, एजुकेशन रूलिंग क्लास के पक्ष में लिमिटेड है, लिमिटेड तक जाते हैं, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, उनको चुनाव जीतना होता है, लेकिन उसी सीमा तक जाते हैं जिस सीमा तक लोग उनको चुनौती उनकी सत्ता को नहीं दे सकते हैं। आज बिहार में अगर शिक्षा का व्यापकीकरण होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, तो बड़े सवाल उठेंगे। और ये जो क्लास है, सेमी फ्यूडल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फॉर्मेशन, और जो आज इंटरमीडिएट सोशल इकोनॉमिक क्लास के पास, उसको चुनौती मिलेगी। हो सकता है सत्ता और नीचे जाए, उसका और डेमोक्रेटाइजेशन हो और उस प्रोसेस में ये जो बीच की ताकतें हैं, उनको खतरा पैदा हो। मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं है। लेकिन एक चीज ये बताइए कि अभी जो शिक्षा का स्वरूप है, जो ढांचा है, कमजोर है, लेकिन वो ढांचा भी तो ठीक से सपोर्ट नहीं करता है एजुकेशन को। जो लोग हैं वो भी तो ठीक से पढ़ाने की इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं। ये भी तो एक सवाल और आरोप रहा है बिहार में। मैं आपको इस सवाल का सीधा जवाब दूंगा। जो परफॉर्मेंस है, जो आउटकम है एजुकेशन का, वो कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। यस, कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां सवाल होगा सार्वजनिक क्षेत्र में, तो सरकार की नीति का सवाल होगा, सरकारी संसाधनों का सवाल होगा। खास करके मध्यम वर्ग और आम लोगों की शिक्षा सरकारी संस्थानों के माध्यम से होती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल जब उठेगा, आप जानते हैं कि यहां स्कूल रहे हैं जो जिनके लिए भवन नहीं रहे, एक एक भवन में, एक एक कमरे में 2-2 क्लास चलते रहे।
तो संसाधन स्टेट पॉलिसी का सवाल। दूसरा जिसको मैं अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं, जो ह्यूमन रिसोर्स है शिक्षा में, वह इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन रिसोर्स जो उपलब्ध है समाज में, उसी को आपको शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित करना है। आप जानते हैं कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी चलाते हैं, एट बेस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर पूंजीवादी नहीं भी है तो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात, अब तो मिक्स्ड इकोनॉमी की भी बात नहीं हो रही है। स्वाभाविक रूप से बाजार है। अगर आप शिक्षकों को वेतनमान नहीं देंगे तो स्वाभाविक रूप से अच्छे शिक्षक आपको नहीं मिलेंगे। कोई युवक या युवती जो क्वालिफाइड है, जो जिसमें क्षमता है अच्छे जॉब पाने की, वो शिक्षा में क्यों जाएगा? शिक्षा मित्र 4,000 5,000 से हमने शुरू किया, आज भी समान वेतन नहीं मिल रहा है। यह सही है कि जो पिछले शिक्षक थे जो सरकारी स्कूलों के, उनका वेतनमान अच्छा हो गया था, लेकिन आज उसका प्रोपोर्शन इतना बदल गया है कि जो मेजॉरिटी टीचर्स हैं स्कूल में, चाहे प्राइमरी हो या मिडिल हो या सेकेंडरी है, वो एज नियोजित शिक्षकों से चल रहा। और नियोजित शिक्षकों को, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमने जिस समय रिक्रूट किया वो सिस्टम फॉल्टी था। मार्कशीट और ये देकर हमने किसी तरह की परीक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं दी। तो खतरा ये हुआ, सिर्फ बिहार में नहीं हुआ, यूपी में भी हुआ बड़ी संख्या में। और जो समाज का ढांचा है, जो करप्शन का एक सिंड्रोम है, वाइड परवेसिंग भ्रष्टाचार है, उसमें ऐसे शिक्षक आए जो शिक्षा देने के लायक ही नहीं है। तो ये स्टेट पॉलिसी थी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी स्टेट तय करती है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं है इस बात को। दूसरी चीज, उनका जो रेम्यूनरेशन है, जो उनको जो सुविधा दी जा रही है, स्टेट तय करता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है और हाई कोर्ट से जीतकर जब ये नियोजित शिक्षक गए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पल्ले ये काम को छोड़ दिया। तो अगर क्वालिफाइड टीचर्स आपके नहीं होंगे तो वो काम भी करेंगे तो भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आउटकम जो चाहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो वैल्यू सिस्टम है उसमें सुधार नहीं होना चाहिए, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे। लेकिन ये जो वैल्यू सिस्टम है, सोशल वैल्यू सिस्टम, वो केवल बिहार का प्रश्न नहीं है, ये सरकारी संस्थानों के वैल्यू सिस्टम से जुड़ा सवाल है। और ये जो लार्जर सोशल वैल्यू सिस्टम है जिसमें पूरा समाज आता है, उससे मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं एनालाइज कर रहा हूं। निश्चित रूप से उसमें सुधार की जरूरत है। और एक चीज और चिंता की बात है, अमर्त्य सेन इस बात को दूसरे शब्दों में कहते रहते हैं, वो डेमोक्रेसी से इस सवाल को जोड़ते हैं। डेमोक्रेसी में डिमांड होता है और डिमांड प्रभावित करता है सप्लाई को। अगर समाज उसमें सक्रिय होता और समाज से ये मांग उठती, एक आंदोलन होता शिक्षा के लिए, तो सरकार पर दबाव पड़ता। मैं आपको यही रोक रहा हूं, मैं यही रोक रहा हूं आपको। आखिर बिहार में आम आदमी जो भुगतता है, जो पूरे सिस्टम को देख रहा है, वो क्यों नहीं इसको वोट की तरीके से बात करता? वो क्यों नहीं चुनाव पे इस मामले में बात करता? वो क्यों सिर्फ जाति और बाकी खेमेबाजी और सामाजिक समीकरण में ही सिर्फ रह जाता है? वो बात ही नहीं कर रहा है एजुकेशन की। कोई वोटर नहीं बात करता है, ना कोई और बात करता है। तो वोटर जब बात नहीं करता तो नेता भी नहीं बात करता है। ये विशेष सर्कल इसको कहते हैं। आप जानते हैं और हमसे कम नहीं जानते, क्योंकि बिहार में भी आपने का कार्य क्षेत्र रहा है आपका। बिहार अन्य राज्यों, कई अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। बिहार परमानेंट सेटलमेंट एरिया का हिस्सा है, जिसका सीधा मतलब है जमींदारी सिस्टम का हिस्सा है। फ्यूडलिज्म, जिसको सामंतवाद कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि हाँ, सामंतवाद की जड़ें गहरी थी। और जब सामंतवाद में क्या होता है, जो सोशल आइडेंटिटी है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और सोशल आइडेंटिटी कास्ट, एथनिसिटी, रिलीजन है। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में है, यूपी में भी सोशल आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, देश में भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। नहीं, वो साउथ में भी है, कर्नाटक में भी है, साउथ में भी है, लेकिन डिग्री में फर्क है, नेचर में थोड़ा फर्क है।
अगर आप सामंतवादी, कहीं भी दुनिया का कोई इतिहास उठाकर देख लीजिए, अगर सामंतवादी पृष्ठभूमि में आप हैं तो आइडेंटिटी का महत्व अधिक होता है, और जो इश्यू पॉलिटिक्स होता है, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, वो थोड़ा कमजोर होता है। बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में, तुलनात्मक दृष्टि से कहता हूं, ये सोशल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जड़ें ज्यादा गहरी हैं, जाति और धर्म की। उसमें हाल के दिनों में गिरावट आई है, लेकिन आज भी कास्ट एंड रिलीजन, और रिलीजन तो पूरे देश को अभी ले रहा, स्वाभाविक रूप से ये इमोशनल इश्यूज हैं कास्ट, और वो वेल डिफाइंड होता है आइडेंटिटी। उसको मोबिलाइज करने में वेस्टेड इंटरेस्ट है आज के पॉलिटिकल क्लास का। लेकिन दुख ये है, जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं, जो वो सोशल मूवमेंट होना चाहिए था। आप केवल राजनेताओं से अपेक्षा नहीं कर सकते, राजनेता का तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्या कारण है आज तक देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने को राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत नहीं लाया? तो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, कास्ट रिलीजन यूज करके वो सत्ता में होते हैं। लेकिन जो समाज में सामाजिक आंदोलन होना चाहिए था, जो रेनेसा होना चाहिए, पुनर्जागरण होना चाहिए, जो वेस्टर्न इंडिया में हुआ और सदर्न इंडिया में भी कई क्षेत्रों में हुआ, बंगाल में हुआ, उसको हम बाईपास कर गए। एक चीज और है, ऐसा नहीं हुआ, और सोशल मूवमेंट नहीं हुआ, राजनीतिक मूवमेंट हुआ, लेकिन सामाजिक आंदोलन में हम कहीं पिछड़ गए। और सामाजिक आंदोलन का ही हिस्सा है कि यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, यहाँ के बुद्धिजीवी भी उसी सिस्टम के पार्ट हो गए हैं, और ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण वो डिमांड जनरेट नहीं हो पाता है, जिससे सरकार अपने समाज के हाँ, आपने जो कहा कि यहाँ है, यूपी में है, साउथ में है, तो साउथ में तो अगर आप देखें तो बहुत सारी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। हाँ, साउथ में आप कर्नाटक की बात करें, वोकलिगा और लिंगायत का जो विभाजन है वो बड़ा विभाजन है, लेकिन एजुकेशन पे काम हुआ है और बहुत सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। वो नेताओं पे ज्यादा निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि वहां के डेवलपमेंट सोच के लोग रहे तो शायद उन्होंने ज्यादा काम किया, यहाँ वो काम ही नहीं हो पाया। मेरा सवाल और चिंता, देखिए, मैं एक सैद्धांतिक जवाब आपका उसको देना चाहूंगा। मैं यह मानता हूं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने संदर्भ से अलग होते हैं, पूरी तरह अलग होते हैं, उनकी दृष्टि अलग होती है, लेकिन जो आम नेता होगा, मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्टेक्स्ट। अगर उन आप देखेंगे कि संदर्भ उनका प्रगतिशील नहीं है, तो उसमें उसी तरह की मानसिकता के नेता पैदा होते हैं। वो ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल केवल जेनेटिक प्रोडक्ट नहीं होता है, बायोलॉजिकल आउटकम नहीं है, वो सोशल आउटकम भी है। वो सोसाइटी भी उसको डिटरमिन करती है। अगर ऑलरेडी आप एक फ्यूडल कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं, तो वहां जो नेतृत्व उभरता है, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, आप बात कुछ होंगे, वो भी उसी दृष्टि से होते हैं। अब लालू जी को देखिए, लालू जी का सम्मान मैं करता हूं और सामाजिक न्याय की दृष्टि से वो आगे बढ़े, लेकिन लालू जी जब सत्ता में थे तो कहते थे और ऑन रिकॉर्ड करते थे कि मैं राजा हूं ना। आप कल्पना कीजिए, मॉडर्न टाइम्स में कोई मुख्यमंत्री अपने को राजा कहे, उसमें उनका सिर्फ व्यक्तिगत दोष नहीं था, वो जिस सोसाइटी के प्रोडक्ट थे, जिस समाज को उन्होंने देखा था, जिस क्षेत्र से वो आते थे, गहराई से आप देखेंगे, उस अर्थ में नीतीश का सोशल ओरिजिन थोड़ा डिफरेंट है। जात इंटरमीडिएट है, लेकिन आप उनकी जाति देखेंगे तो वो सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, एजुकेशनली ज्यादा होगा, और ज्यादा डेवलप्ड। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, और ये रिसर्च का विषय है। कोयरी, कुर्मी जो आप देखेंगे वो इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड है यादव से, सोशली मोर डेवलप्ड है, एजुकेशनली खास करके नालंदा जिला के आप यहाँ आपने काम किया, और उसको तो थोड़ा सा डिफरेंट इनका था, और यही कारण है कि दोनों के आउटलुक में थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन कुल मिलाकर के दोनों उसी समाज के प्रोडक्ट हैं, जिस समाज को आप फ्यूडल और सेमी फ्यूडल करते हैं। अब तो पूरी तरह फ्यूडल नहीं है, सेमी फ्यूडल है। तो अगर सेमी फ्यूडल का है तो उसका असर इन पर है, और ये तब और चिंता का
कारण बनता है जब ये सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फॉर्मेशन उनको हेल्प करता है सत्ता परपिच्युएट करने में। जब जात और धर्म के नाम पर आपको सत्ता आसानी से मिल सकती है, स्वाभाविक रूप से आप उसका उपयोग करेंगे। आज बिहार में, अब बहुत ईमानदारी से कीजिए, लालू जी ने MY समीकरण लाया और हम कह देते हैं कि सोशल जस्टिस के नाम पर उनको माफ किया जा सकता है, लेकिन आप कह सकते हैं, लेकिन क्यों माफ किया जाए? क्योंकि सोशल जस्टिस तब अधिक होता है जब उन्हीं के सामाजिक वर्ग का, आर्थिक वर्ग को एजुकेट आप करते हैं, उन्हीं को कल्चरल डेवलपमेंट होता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट। लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था सीमित था, वेस्टेड इंटरेस्ट था, थोड़ा आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े। इसलिए देखिएगा शिक्षा में परिवर्तन आया। उन्होंने स्कूल एजुकेशन को एक्सपैंड किया, लड़कियों के एजुकेशन पर जोर दिया और ये फ्यूडलिज्म पर अटैक, लेकिन एक सीमा के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाए। कहीं न कहीं उनको एलिटिज्म के शिकार हो गए, विक्टिम हो गए। नहीं, बिल्कुल ठीक। संस बनाने में उनका योगदान रहा है और आज भी चुनाव में उसकी चर्चा वो अधिक करते हैं। वो कहेंगे कि हमने चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी बनाई, हमने नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने में नहीं, लेकिन सवाल ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, चाणक्य यूनिवर्सिटी, बाकी और किया, उससे कितने लोगों का भला होता है, कितने लोगों की बात है। तो ये भी मैं उठाता रहा हूं वर्षों से ये सवाल, मैं पब्लिक डोमेन में वर्षों से उठा रहा हूं, व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता। कितने लोगों को मिलता है? नालंदा इंटरनेशनल में बिहार के कितने बच्चे पढ़ते हैं? चाणक्य नेशनल स्कूल में कितने बिहार के बच्चे पढ़ते हैं? इसका यह मतलब नहीं कि बाहर के बच्चों का हक नहीं है यहाँ आने का। जो यहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटीज थी, इंक्लूडिंग वह यूनिवर्सिटी जहां से जयप्रकाश निकले, जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज के स्टूडेंट थे जिसका मैं प्राचार्य रह चुका हूं। लालू जी पटना यूनिवर्सिटी के BN कॉलेज के स्टूडेंट थे, लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे। नीतीश जी साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे। हमसे जूनियर है लालू जी और नीतीश जी, मैं आपको बताऊं, लेकिन कंटेम्पररी है। रामविलास जी यहाँ के स्टूडेंट है। वो 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो धराशायी कर दिया। मोर देन 50% टीचर्स वहां नहीं है और वर्षों से नहीं है। कैसे मैं मान लूं कि मुख्यमंत्री चाहे और वहां शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकती है? उसके लिए रिसोर्सेज नहीं हो मिल सकता है। मैं पटना म्यूजियम पुराने के सामने रहता हूं, आज भी बहुत जगह है यहाँ। वो पटना म्यूजियम रहते हुए इन्होंने बिहार म्यूजियम बना दिया बेली रोड पर। हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है भ्रष्टाचार के संबंध में, लेकिन उस कार्यक्रम को रोका नहीं। और वो जो इनिशिएटिव था सिविल सोसाइटी का, उसमें मेरा भी हाथ था। आप देखेंगे मगध महिला कॉलेज, जो वन ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा इंस्टीट्यूशन था, जो मिडिल क्लास लड़कियों के लिए था, जो गांधी मैदान से, नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में, ये जो लास्ट पेज में, उसके सामने की सारी जमीन को कन्वेंशन हॉल, सरकारी और कैफेटेरिया बना दिया। यहां तक कि जो उसका जो प्रवेश द्वार था उसको बंद करने की उन्होंने कोशिश की, जिसके खिलाफ में लड़कियों ने आंदोलन किया। मैं फास्ट पर बैठा। तो ये दृष्टि रिफ्लेक्ट करती है। और उसमें जो उनके जो सहायक ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने यहां तक कहा, मैं ऑफ रिकॉर्ड, कि हम इस इंस्टीट्यूशन को ही कहीं बाहर भेज देते। आप कल्पना कीजिए, अगर ये दृष्टि है तो ये जो, अगर ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेमी फ्यूडल मोड में रहे, ये सिविल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन सेमी फ्यूडल मोड में, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में फ्यूडलिज्म है, यहाँ के शासन में फ्यूडलिज्म है। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, लीडर्स एंड मिनिस्टर्स अगर फ्यूडल नहीं भी है तो उनका माइंडसेट फ्यूडल है। इसकी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह फ्यूडल है, एक कॉकस है। और मैं गंभीरता से कहता हूं, मैं आप ही को नहीं, मैंने BBC को कहा, पिछले वर्षों से कहा। और नीतीश जी का जो मॉडल है, वो मॉडल इलेक्शन की दृष्टि से डेमोक्रेटिक हो सकता है, वो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया, लेकिन जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो हाईली ऑटोक्रेटिक है, ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रिक है। और ये ब्यूरोक्रेट्स, जिनके व्यक्तिगत हम उन पर आक्षेप लगाना नहीं चाहते, उनका जो क्लास इंटरेस्ट है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए पैरेलल सिस्टम पैदा किया। पटना में पहले सेंट जेवियर्स और कॉन्वेंट होता था, 1 दर्जन एलिटिस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हुए, DPS। मैंने एक मीटिंग में देखा कि एजुकेशन कमिश्नर गर्व से कह रहे थे, जिसको बाद में मैंने सम्मान के साथ कहा कि मेरा बेटा, आई एम प्राउड कि मेरा बेटा DPS का प्रोडक्ट है और अमेरिका में पढ़ रहा है। और एजुकेशन कमिश्नर बोले, कभी उन्होंने ये नहीं कहा
यहाँ के जिला स्कूल का क्या हुआ, यहाँ के अन्य स्कूलों का क्या हुआ। तो आप क्या ऐसा, ये क्या दृष्टि को प्रभावित नहीं करता है, ये नीतियों को प्रभावित नहीं करता है, रिसोर्स एलोकेशन को प्रभावित नहीं करता है। आप जानते हैं, हम सोशल साइंटिस्ट हैं, आप पत्रकार हैं, तो हमसे भी अधिक जानते हैं कि अगर शासन और प्रशासन में ये कॉन्सेंट्रेशन कॉकस हो, या उसका जो कैरेक्टर फ्यूडल सेमी फ्यूडल हो, और वो एक जनवादी शिक्षा का प्रसार में इंटरेस्टेड नहीं हो, और उसका वेस्टेड इंटरेस्ट तब और प्रमोटेड हो जब डेमोक्रेटाइजेशन ना हो, तो स्वाभाविक रूप से नीतियां प्रभावित होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल जिनका बिल्कुल सही कह रहे हैं, अप्रिशिएट सब लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप बुद्धिजीवी भी हैं, आप इसको उस दृष्टि से भी देखें। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस बिहार में आज की तारीख में, मैं नालंदा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज भी वहां पर कई लोग राह से अलग काम कर रहे हैं। आनंद कुमार ने सुपर 30 के साथ में जो बच्चों को लेके काम किया, और बहुत सारे, और एक आनंद कुमार नहीं है, कई आनंद कुमार काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी और सोच पूरी शिक्षा को लेकर के नदारद दिखती है। अब मैं दिल्ली का ही अगर उदाहरण हूं, तो दिल्ली में इस समय सरकारी शिक्षा को लेकर कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा काम हो रहा है, जो अन्य राज्यों में कम दिखता है। क्या ये भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, जैसे कि आपने शब्द इस्तेमाल किया, उसकी कमी है, और अगर वो कमी दूर नहीं की जाएगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। और हम निश्चित रूप से ये आम जनता से भी उम्मीद करेंगे कि वो ऐसे मुद्दों को जो उनसे सीधे जोड़ते हैं, जो उनमें जिन मुद्दों में राज्य का निवेश होना चाहिए, उस पर अगर बातचीत नहीं करेंगे तो स्थिति बहुत जल्दी सुधरने की उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर नवल आपका कि आपने हमें इतना समय दिया और मूलभूत बातें बताई। शुक्रिया। धन्यवाद।